we now begin the main course. Before I begin responding to all of you, I'd like to reiterate the ground rules that all of you are very familiar with. But for those who are new, let me reiterate those. The External Affairs Minister will make some opening remarks, following which the floor will be open for any questions that you may have. Given that there are more than 130 of you here, and we will have exactly 30 minutes for this interaction, we will only be able to take a few questions. So please limit your questions when you ask more than one question. The norm that we follow is we choose what question to respond to. So please choose your questions very carefully. Also, given that we have the entire world to cover, what we will do is restrict questions to about 5 for each country. I think that's a fairly elaborate choice that you have, because we have in 30 minutes or so to cover the entire world. I hope those ground rules are clear to you. With that, I will request the External Affairs Minister to make her opening remarks. The External Affairs Minister. नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने मंत्रालय के 3 महीने के कार्यकाल का ब्यौरा आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। आप जानते हैं कि ये 3 महीने का कार्यकाल बहुत चुनौतियों से भरा हुआ रहा है। This tenure has been full of challenges. लेकिन मुझे खुशी है कि सभी चुनौतियों का बहुत सफलतापूर्वक सामना करते हुए हम लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़े हैं। We have faced those challenges and we have moved forward. इन 3 महीनों में जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, उससे पहले मैं एक फंडामेंटल, एक बुनियादी बात बताना चाहूंगी कि फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी एक दूसरे का पर्याय नहीं होते। फॉरेन पॉलिसी होती है कि आपको क्या करना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी मीन्स व्हाट यू शुड डू, और डिप्लोमेसी होती है आपको कैसे करना चाहिए, हाउ यू शुड डू। पॉलिसी तो सभी सरकारों की ये रही है कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध रहने चाहिए, किसी भी फॉरेन पॉलिसी का ये मूल होता है। लेकिन डिप्लोमेसी कहती है कि आप ये कैसे करें। कैसे करें का मतलब है आप पड़ोसियों को यहां बुलाएं, आप पड़ोसियों के यहां जाएं, आप उन्हें हौसला दें, दुख में हो तो उनके दुख का निवारण करें, उन्हें आश्वस्त करें। और मुझे खुशी है कि ये सब हमने किया। और ये पहला मंत्रालय है मित्रों जिसने शपथ लेने के तुरंत बाद काम शुरू कर दिया, क्योंकि एक बड़ी पहल प्रधानमंत्री ने की थी कि स्वेरिंग इन सेरेमनी पे सभी सार्क के राष्ट्राध्यक्षों को, सभी हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स को उन्होंने बुलाया था। और मैं ये मानती हूं कि उनका बुलाना जितना महत्वपूर्ण था, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था उन लोगों का इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना और उनका यहां आना। उन सब ने निमंत्रण स्वीकार भी किया और वो सब आए भी। और इसीलिए मैंने कहा कि तुरंत बाद से हमारी डिप्लोमेसी शुरू हो गई, क्योंकि इधर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और उधर राष्ट्रपति के यहाँ रात्रि भोज हुआ सबके साथ। और बिल्कुल अगले दिन यानी चंद घंटों बाद ही 8 के साथ बायलैटरल्स हुए। यानी अपने कार्यकाल के पहले दिन प्रधानमंत्री ने और मैंने 8 राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। ये हमारी शुरुआत थी। उसके बाद इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, हमने जब प्रधानमंत्री की यात्रा तय की तो पहली यात्रा तय की भूटान की, जहां मैं और प्रधानमंत्री इकट्ठे गए। उसके बाद जो मैंने अपनी स्टैंड अलोन यात्रा तय की अकेले विदेश मंत्री के तौर पे, वो यात्रा तय की बांग्लादेश की। उसके बाद जो मैंने तीसरी यात्रा तय की अपनी, वो नेपाल की, और मेरे चंद दिनों बाद प्रधानमंत्री की नेपाल की यात्रा। और अब 2-1 दिन बाद मैं अफगानिस्तान जाने वाली हूं। यानी सार्क के
4 देश हम 3 महीने के भीतर भीतर कर रहे हैं। दूसरी हमारी पॉलिसी का एक बड़ा प्रिंसिपल था लुक ईस्ट, जो अटल जी के समय शुरू हुआ था, और हम कहते थे कि हमारी पॉलिसी का दूसरा खंबा है लुक ईस्ट। अपनी इस पॉलिसी को हमने कैसे पूरा किया? लुक ईस्ट को सामने रखते हुए मेरी म्यांमार की यात्रा हुई, सिंगापुर की यात्रा हुई, वियतनाम की यात्रा हुई, प्रधानमंत्री जी की जापान की यात्रा हुई, हमारे उपराष्ट्रपति जी की चीन की यात्रा हुई, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए, और उससे पहले सिंगापुर के विदेश मंत्री यहां आए थे, चीन के विदेश मंत्री यहां आए थे। तो जैसे मैंने कहा कि डिप्लोमेसी का मतलब है उन्हें बुलाओ और स्वयं जाओ, तो हमने जाना भी किया और उनका बुलाना भी किया। तो सिंगापुर के विदेश मंत्री का यहां आना हुआ, चीन के विदेश मंत्री का यहां आना हुआ, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का यहां आना हुआ, सिंगापुर और वियतनाम मेरा जाना हुआ, और जापान प्रधानमंत्री का जाना हुआ। उसके बाद तीसरा हमारा खंबा है गल्फ, खाड़ी के देश, क्योंकि 70 लाख लोग हमारे भारत के वहां काम करते हैं। $40 बिलियन से ज्यादा हमें विदेशी मुद्रा वहां से मिलती है, और हमारी एनर्जी का लगभग 60% हिस्सा इन देशों से आता है। गल्फ में मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहले विदेश मंत्री जो सुल्तान का संदेश लेकर आए इस सरकार के बनने के बाद, वो ओमान के थे। और उसके बाद मैं स्वयं अभी कल ही शाम बहरीन से लौटी हूं, तो आना भी हुआ, बुलाना भी हुआ। ओमान के विदेश मंत्री आए, सुल्तान का संदेश लेकर आए, और मैं स्वयं बहरीन होकर आई। उसके बाद लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इस बार एक संयोग बना कि ब्रिक्स की मीटिंग ब्राजील में हुई। प्रधानमंत्री वहां गए, लेकिन केवल चीन के राष्ट्रपति से, रूस के राष्ट्रपति से या साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से नहीं मिले। लैटिन अमेरिका के 11 देशों के लीडरान से प्राइम मिनिस्टर की वहां मुलाकात हुई। ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। अफ्रीका, आमतौर पर वो समझते हैं कि हम उपेक्षित हैं, लेकिन अफ्रीका से युगांडा के विदेश मंत्री, जो इस समय यूएनजीए के प्रेसिडेंट भी होने वाले हैं, अभी 2014 में वो लेंगे, वो भारत आए, और हम एक बहुत बड़ी इंडो अफ्रीका समिट करने वाले हैं। अभी तक उसमें 17 देश बुलाए जाते थे। हमने तय किया कि इस बार हम सभी 54 देश, ऑल द 54 अफ्रीकन कंट्रीज विल बी इनवाइटेड टू दैट इंडो अफ्रीका समिट। ये हम लोगों ने तय किया अफ्रीका के बारे में। अमेरिका, अभी यूएनजीए में हम लोग का जाना होगा, लेकिन आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट ओबामा ने स्पेशली इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और 30 सितंबर को वॉशिंगटन में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ओबामा की मीटिंग होगी। तो मेरा ये कहना है कि इतना प्रोएक्टिव काम 3 महीने में मिनिस्ट्री ने किया, और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए। जब चीन के विदेश मंत्री यहां आए तो उनको मैसेज दिया कि वी बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी, यू शुड ऑल्सो बिलीव इन वन इंडिया पॉलिसी। अमेरिका के विदेश मंत्री जब जॉन कैरी यहां आए तो उन्हें संदेश दिया कि आप हमें दोस्त भी कहते हैं और हमारी जासूसी भी करते हैं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने जब सेपरेटिस्ट को दावत दी तो हमने संदेश दिया, आइदर यू टॉक टू देम और यू टॉक टू अस। इन सब चीजों से एक चीज उभर कर आई कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, सरकार बहुत मजबूत है। लेकिन इस सरकार का बिल्कुल साथ ही एक कोमल चेहरा भी उभर के आया। सरकार बहुत संवेदनशील है। जब यूक्रेन से हमने 1000 लोग छात्रों को निकाला, 1000 स्टूडेंट्स हैव बीन इवैक्यूएटेड फ्रॉम यूक्रेन। इराक से हमने 6593 6593 सिटीजन्स हैव बीन इवैक्यूएटेड फ्रॉम इराक, जिसमें से 5589 को हमने अपनी टिकटें देकर निकाला। 5589 were provided air tickets from the embassy. लिबिया में हमने 3183 नागरिकों को निकाला। 3183 citizens were evacuated from Libya, जिसमें से 1188 को हमने एयर टिकट्स देकर निकाला। ये
सरकार का एक संवेदनशील चेहरा था। अगर सरकार स्ट्रांग है तो साथ ही सेंसिटिव भी है। तो 3 चेहरे मैंने आपको दिखाए, प्रोएक्टिव चेहरा, सेंसिटिव चेहरा और स्ट्रांग चेहरा। ये 3 चीजें इन 3 महीनों में जो उभर करके आई हैं इस सरकार की, इतने कम समय में इतनी यात्राएं, इतने कम समय में इतने विदेशी अतिथियों का यहाँ आना। P5 में 5 देश आते हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन, पांचों आए। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द P5 कंट्रीज केम टू इंडिया। चीन से वांगी आए, अमेरिका से तो 5 लोग आए, सेक्रेटरी केरी, सेक्रेटरी पिंस्कर, सेक्रेटरी हेगल, बिलबंस और मकेन, 5 लोग आए अमेरिका से। फ्रांस से फेब्यूस आए, ब्रिटेन से हेग आए, रशिया से रोगोजिन आए, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो पांचों P5 के 5 लोग 3 महीने के अंदर अंदर आ जाएं, आसियान के लोग आ जाएं और हम चले जाएं, सार्क के लोग आ जाएं और हम चले जाएं, और ब्रिक्स जैसा मल्टीलेटरल फोरम प्राइम मिनिस्टर अटेंड करके आए, और आसियान रीजनल फोरम और ईस्ट एशिया समिट और आसियान प्लस इंडिया मैंने अटेंड किया म्यांमार में, जहां 27 देशों के विदेश मंत्रियों से मेरी मुलाकात हुई, जिनमें 11 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मुझसे बायलैटरल मांगी और 11 के 11 को मैंने बायलैटरल दी। तो 3 महीने के अंदर इतना काम, कई बार लोगों को लगता है ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, लेकिन ये हुआ है। तो ये सरकार का एक प्रोएक्टिव चेहरा है। 3 मैसेजेस मैंने आपको बताए, वो सरकार का एक स्ट्रांग चेहरा है, और जिस तरह से हमने लोगों को निकाला वो सरकार का एक सेंसिटिव चेहरा है। इसके अलावा हमारा एक इंटरफेस भी है मिनिस्ट्री का, वो है पासपोर्ट। और मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि जिस समय मैंने पासपोर्ट, जब ये मिनिस्ट्री मैंने टेक ओवर की, उस समय पासपोर्ट को मैंने देखा तो 5,37,000 बुकलेट्स की शॉर्टेज थी। 5,37,000 बुकलेट्स वर शॉर्ट। बुकलेट्स ही नहीं थी, लोगों को पासपोर्ट कैसे मिलता? आज के दिन मैं कह सकती हूं 0 शॉर्टेज है। 6,06,000 बुकलेट्स छपाकर हमने वो पूरी की पूरी शॉर्टेज खत्म कर दी, और आगे ऐसी शॉर्टेज होने ना पाए उसका एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारा बन जाए। इसलिए अगले साल का हमने आकलन किया कि 1 वर्ष में लगभग 1 करोड़ पासपोर्ट हमारे यहाँ से बनते हैं, तो हमने 2 करोड़ का ऑर्डर दिया है ताकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी हमारे पास 1 वर्ष का रह जाए और कभी भी पासपोर्ट के किसी केंद्र को शॉर्टेज का सामना ना करना पड़े। तो 2 करोड़ का ऑर्डर देके हमने पासपोर्ट को स्ट्रीमलाइन किया है। और केवल ये नहीं, हमने तय किया है कि हम अगले फाइनेंशियल ईयर से पहले, यानी 31 मार्च से पहले, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल देंगे। शिलोंग का तो अभी चंद दिन बाद खुलने वाला है, लेकिन 7 के 7 राज्यों में हम पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल देंगे। और तीसरा हमने तय किया है कि हम डिस्ट्रिक्ट्स में पासपोर्ट सेवा के कैंप्स लगाएंगे। ये जो एक राज्य में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है और सबको वहीं आना पड़ता है, वो उनको दिक्कत ना हो, हम हर जिले में लगाएंगे और 33 डिस्ट्रिक्ट्स हम अक्टूबर एंड तक कवर कर लेंगे। 31 अक्टूबर से पहले 33 डिस्ट्रिक्ट्स में ये पासपोर्ट सेवा कैंप लग चुके होंगे और पूरे हिंदुस्तान के सारे जिले हम कवर करेंगे पासपोर्ट सेवा कैंप के द्वारा, ताकि उन कैंप्स में आकर के लोग अपने पासपोर्ट बनवा लें, उनको अपने राज्य में ना आना पड़े। इसी तरह से मेरे पास इसके साथ एक दूसरा विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज अफेयर्स। वहां का सबसे बड़ा कष्टदायक चीज थी डेड बॉडीज का लाना। एक तो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, फिर अगर उनकी वहां मृत्यु हो जाती है तो डेड बॉडीज आती नहीं। हमने उसके लिए एक वेबसाइट का निर्माण किया है, जिस वेबसाइट पर मिशंस भी अपनी ओर से ये डालेंगे कि कहां किस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसकी डेड बॉडी कब तक पहुंच जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति को पता चला तो वो भी अपनी ओर से उस पर डाल सकता है कि फला की मृत्यु हो गई है, अब वो डेड बॉडी पहुंचा दीजिए। आमतौर पर मैंने देखा कि स्टेटस पूछने के लिए एमपीज लोग हमारे दफ्तरों में आते हैं, हमारी डेड बॉडी का क्या हुआ। उस वेबसाइट पर डेड बॉडीज का अपडेट आता है, स्टेटस आता है कि आज उनका पोस्टमार्टम हो गया, जिनको एम्बाम करके रख दिया गया है, परसों की फ्लाइट से हम लोग चढ़ा रहे हैं। तो सारी की सारी खबर आपको घर बैठे इसकी मिलेगी। ये भी सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है
कि डेड बॉडीज का एक तो वैसे ही किसी के घर के व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो शोक में होता है, ऊपर से अगर उसको डेड बॉडी भी ना मिले तो उसकी चिंता और बेचैनी और बढ़ जाती है। वो बेचैनी कम करने के लिए हमने एक वेबसाइट MOIA में बनाई है, और पासपोर्ट सेवा केंद्र का मैंने आपको बताया कि आम लोगों की दिक्कतें ना हो, कम हो जाएं, ये भी एक हमारी संवेदनशीलता का परिणाम है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि 3 महीने में स्ट्रॉन्ग, सेंसिटिव और प्रोएक्टिव मिनिस्ट्री का एक ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा है। आप जो भी सवाल उस पर करना चाहें, मैं हाजिर हूं। Thank you very much, External Affairs Minister. We will now open the floor. Since the priority is neighborhood, we will start with questions regarding the neighborhood. Yes, Rajiv? Just a minute, they'll bring you the... Please identify yourself. Rajiv Sharma, right for first post. Sushma ji, before I ask my one-liner question, is an important correction will be in order. You said Loki's policy was started by Vajpayee government. Actually, it was started by Narasimha Rao government in 1991. Now, my one-liner question. It was titled and articulated as Look East during Jaswant Singh's time. Now, my question. Would you list out your 3 most important achievements on the foreign policy front and the most important work to do? Thank you. I think I've already enumerated that. 3 things I've already enumerated. Focus on neighborhood, rescue operations, that means caring government, strong government, proactive government. These are the 3 phases of the government. And I've listed all the achievements. Yes. Dilip? सुषमा जी, मैं दिलीप तिवारी हूं जी न्यूज से। मेरा सवाल ये कि आपने कहा कि आपने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है, खासतौर पर पाकिस्तान की अगर आप बात करें कि हुर्रियत लीडर से उन्होंने मिलकर एक विश्वास तोड़ा है। मेरा सवाल ये है कि UNGA की विजिट के दौरान क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की साइडलाइंस में कोई मुलाकात संभव है? क्योंकि हाल के दिनों में उन्होंने आम की पेटियां भी भेजी थी प्राइम मिनिस्टर को और आपको भी भेजी थी। जैसी स्थितियां बनेंगी, जैसे स्थितियों का निर्माण होगा, उसी तरह से हम रिस्पॉन्ड करेंगे। पहले से कोई चीज तय करके नहीं जा रहे हैं। Manish? Please, just be patient. I'll give everybody a chance. Manish? Madam Foreign Minister, Prime Minister Modi had a... Which side? This side, ma'am. Yes. Prime Minister Modi had a fairly successful visit to Japan recently, and now India is going to be hosting Chinese President Xi Jinping later this month. What are India's broad expectations from the forthcoming visit of the Chinese President? Thank you. We have very good relationship with China, but I must articulate that our relationship is that of cooperation and competition. But when Prime Minister Modi met President Xi Jinping in Fortaleza, they had very good equation, very good equation. And I think the outcomes of this visit will be substantial and solid. Yes, just a minute, yeah. सुषमा जी, रमन फ्रॉम न्यूज 24। Yes. जब से बातचीत शुरू हुई है नई सरकार के आने के बाद, सीज फायर वायोलेशन भी काफी ज्यादा हुई है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से कहें या चाइना की तरफ से कहें। इसे रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? देखिए, कार्रवाई सबसे पहले बातचीत ही होती है। DGMOs लेवल पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, और अगर उसके लिए कोई आवश्यकता पड़ी तो DGMOs मीटिंग भी होगी। Yes. Maya? Yes. Ma'am, Maya Mirchandani from NDTV. The floods in Kashmir seem to have provided an opportunity for the Prime Minister to once again make an overture, as it's being seen, to Nawaz Sharif of Pakistan. So following up from that, are you disappointed with Nawaz Sharif's response, and is that likely to impact the possibility of a meeting in New York later this month? As regards meeting in the United Nations GA sidelines, I already told you that as the situation emerges, we will respond. We are not going with any pre-mindset. Anita? All sides will get it, relax.
Yes, Anita. Ma'am, Anita Chaudhary from News Nation. Right? आप जरा ठहर जाइए. Can you stand up? अनिता चौधरी, Yes, न्यूज Anita. नेशन से मैम. मैम, मेरा सवाल उनके पहले क्वेश्चन पार्ट का है कि हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को ऑफर किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हम सहायता करना चाहते हैं पाकिस्तान की, लेकिन जो उस तरफ से जवाब आया उसमें कहीं ना कहीं बहुत हार्श लैंग्वेज नजर आया. इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि हमें बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए थी, उनके भाव पर जाना चाहिए था. और जहां तक उनके भाव का सवाल है, उनका भाव यही था कि इंसानियत के नाते अगर सरहद के उधर या सरहद के इधर जहां जहां भी फ्लड्स आए हैं, हम मदद करने को तैयार हैं. और अगर उनके भाव को लिया जाता तो भाव बहुत अच्छा था, और मुझे लगता है कि उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए था बजाय टेक्निकल शब्दावली पे जाने के. Let me assure you, there's 30 minutes and we will give you everybody a chance. Just relax. Rashmi? मैं रश्मि सक्सेना, हितवाद न्यूज़पेपर से. सुषमा जी, आपने शुरू में ही बताया हमको कि there is a difference between foreign policy and diplomacy. And as we have been seeing, while you people were in the opposition, you did have major differences with the ruling regime on some policies. So would you say, especially if we talk about Bangladesh and we talk about even the nuclear deal with the US, so is there just going to be a change in how you take forward these policies, or is there going to be a major change in some of the policies also? देखिए, कोई मेजर चेंज नहीं होता. जो बात आपने की वो दोनों आपने ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स की है. जो अग्रीमेंट, चाहे वो सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट हो, अग्रीमेंट जब होता है तो देश के साथ होता है, सरकार के साथ नहीं होता. और इसलिए वो समझौते हमें विरासत में मिलते हैं. तो उसके लिए उस समझौते का सबसे ज्यादा अच्छा लाभ कैसे उठाया जाए, यही नीति होती है, और उसी नीति पर हम लोग चल रहे हैं. Yes, please stand up and identify. Sushma ji, I'm Manos Banerjee. I'm asking one question on Bangladesh. The Home Secretary level talks held in Dhaka very recently, and the Bangladesh Home Secretary agreed to release Anup Chitia, the Alpha leader, and hand over it to India. So do you have any idea when he will be handed over to India? We have not set the deadline, Mr. Banerjee, but this was the issue which I raised with Bangladesh Foreign Minister when I visited Bangladesh. And I think this was one of the deliverables they promised, and now they are delivering it. I don't know the deadline, but I think soon it will happen. Gautam? Ma'am, this is Gautam Lahiri from Pratidin newspaper, Bengali. Yes. Sorry, left hand side. Please stand up. Please stand up. Yes, thank you. As you have said that your first standalone visit was in Bangladesh, and it was very well appreciated there, the overall message. But I believe that in this month, very soon, the JCC meeting would be held. So how do you want to take forward those which you talked in the Dhaka, particularly, especially that already has been mentioned, but two contentious or the outstanding issues? Any roadmap you have fixed to take it forward? On 20th of this month, this JCC meeting is taking place. As regards these two contentious issues regarding land boundary agreement, the bill was already introduced in Rajya Sabha, and it has been referred to the standing committee. The standing committee has been reconstituted now, so political consultations are underway. As regards Teesta, we are trying to develop a consensus, and this is what I had told the Bangladesh leadership during my visit also. मैम, मैं मुकेश कौशिक हूँ, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया से. जैसा कि आपने कहा कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ठोस संदेश दिए हैं. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अल-कायदा के लिए आपका क्या ठोस संदेश है, जिसने अभी भारत में अपनी शाखा खोलने की घोषणा की? देखिए, जहाँ तक अल-कायदा का सवाल है, मैं अकेला करके नहीं देखती, मैं सभी टेररिस्ट आउटफिट्स के लिए कहती हूँ कि भारत की नीति बहुत ही स्पष्ट है. हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं. जो आतंकवादी हमारे देश में काम कर रहे हैं उनके भी, जो ग्लोबली काम कर रहे हैं उनके भी. जहाँ तक अल-कायदा की धमकी का सवाल है, बहुत सीरियस नोटिस सरकार ने इस बात का लिया है, और पूरा संज्ञान लेकर के हम लोग इसका काम करेंगे. Mr. Venkat? Sushma ji, vanakkam. The Sri Lankan Tamil issue, especially I just want to bring it your notice regarding the Tamil Nadu fishermen issue. Yes. During your presentations, you mentioned about all nations, but I think you've forgotten to mention about what kind of action you've taken with especially Sri Lankan.
with Sri Lanka regarding Tamil fishermen. Even your presentation didn't throw anything about the fishermen. One minute. Can you just give me for the last 3 months, what kind of action has been taken to find a solution for the Tamil fishermen? I didn't forget, first of all, Sri Lankan president had also come for the SAARC ceremony, and we had very candid discussion with him. The Prime Minister talked to him about the 13th Amendment implementation also. And after that, the Foreign Minister of Sri Lanka, Mr. Paris, also came and had bilateral meeting with me. In both the meetings, we raised this issue of Sri Lankan Tamils. Dr. Awad? Good afternoon, ma'am. Dr. Awad from SANA, South Asia Bureau Chief. I just wanted to know your involvement in the Arab world. You spoke of West Asia and the involvement. Now, taking in consideration the threat from the ISIS and the Al-Qaeda for both the countries, what is your expectation and how you will address this issue in the security part of it, please? Thank you. See, as regards security point of view, as I answered another question, that we are against terrorism and extremism in any way. As regards Arab world, I already told in my introductory remarks that they are very, very important to us. We attach high importance to the Arab world because 7 million Indians are working there. More than $40 billion foreign exchange is being given to India in form of remittances. And our energy needs are also fulfilled by them. So we attach high importance to the Arab world. Ranjit? रंजीत कुमार, मैं नवभारत टाइम्स से बोल रहा हूँ। सुषमा जी, अभी आपने कहा कि जो समझौते परमाणु समझौते को लेकर के विरासत में मिले हैं उनका पालन किया जाएगा, लेकिन इसमें न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ आड़े आ रहा है। क्या उसके मद्देनजर आप इस कानून में कोई संशोधन करेंगे? न्यूक्लियर क्या आड़े आ रहा है? न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ एक बहुत बड़ा मसला है भारत और दूसरे देशों के बीच परमाणु सहयोग समझौतों को लागू करने में। तो क्या उनके मद्देनजर इस कानून में किसी तरह की समीक्षा करेंगे, कोई संशोधन करेंगे? नहीं, उसमें हमने पहले ही सप्लायर्स लायबिलिटी डाला हुआ है और हमारे आग्रह पर वो चीज़ डली थी और वो हमने उनको समझा दिया कि हमने सप्लायर्स लायबिलिटी क्यों डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ भोपाल त्रासदी जैसे कांड हुए थे और इसीलिए जो रूल्स बन रहे हैं उसमें वो है, ऑलरेडी है, हमारे आग्रह पर ही डाला गया था वो। Padma Rao? Madam Swaraj, I'm Padma Rao Sundarji. I write for... Yes, I write for Die Welt, Germany. You met today with the German Foreign Minister, Frank-Walter Steinmeier. Ma'am, Mr. Steinmeier was recently noted as saying that his country intends to supply weapons to the Kurds who are fighting against the ISIS movement. And at the same time, as my colleagues raised to you, we have a threat from the Al-Qaeda. Between Germany and India exists a strategic relationship. Yes. One core element of it is regional security, which has been told to me several times by the Germans. Did you discuss this aspect at all in your meeting with him today? And did he offer any kind of assistance or help in countering terrorism foisted in Pakistan and as well as the threat from the Al-Qaeda? We didn't discuss, but he told me about their decision and he said that with great pain, and he said that they were constrained to take this decision to supply weapons to Kurdistan. This is what he told me. I didn't raise the issue, but he thought that it will be better if he tells me. So he told me about this, that they have decided this, that they want to send weapons to Kurdistan, but he says that we are very pained to take this decision. This is what he said. No, this issue was not discussed. Only this much, sending weapons to Kurdistan, but he says they were constrained to take this decision. Ranjana? Ma'am, this is Ranjana from IANS. Please stand up. Which side? Yes. Ma'am, what is the situation of the Indians who are in Mosul, the workers who were kidnapped? What is the latest on them? They are still in captivity. There is no direct contact with them, but from indirect sources, we have got information and we are getting information time and again that they are safe and alive. Yes, please. Madam, good afternoon. My name is Alexander. I'm a bureau chief of TASS, Russian news agency in South Asia and India. Mr. Modi and Mr. Putin earlier expressed their hope for improving the Indo-Russian relationship. Can you give us some your priorities for maybe upcoming 1 to 3 years, how to exactly improve this relationship? Many thanks. With? How to improve this relationship? With Russia?
I mean your own priorities. There's no yes. question of improvement. I think we have very good relations with Russia, outstanding relations with Russia. Yes, Kadambi. मैम मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ एनडीटीवी इंडिया से। आप अफगानिस्तान जा रहे हैं अभी 2 दिनों के वक्त में और वहाँ पर हालात बहुत बेहतर होते नजर नहीं आ रहे, नेटो फोर्सेस भी विड्रॉ करने वाली हैं, तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी को चेंज होने वाली है अफगानिस्तान को लेकर? देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी तो अफगानिस्तान को बिल्ड करने में कोऑपरेट करने की रही है, उसके चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ही बात है कि चुनाव का परिणाम क्या निकलता है, और चुनाव का परिणाम कोई भी निकले, हमने किसी को अपना फेवरेट कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था। इसलिए अब्दुल्ला जीते या अशरफ गनी जीते, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा हम उसके साथ काम करेंगे। और अफगानिस्तान में तो हमारे लोग जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं, उनको वहाँ बिल्ड करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। हमारी सदियों पुरानी दोस्ती है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी और अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध जारी रहेंगे। Vijay? And this is Vijay Naik from Sakal Papers. Yes. I just want to ask you, I just want to go back to this nuclear liability question you say. Yes. Now that the PM is going to the US, yes, will be having meeting with the Prime Minister, with the President of the United States. And you know that since 2005, there is no operationalization of the nuclear civil agreement in India. Now, do you think that there is necessity of consensus on this particular bill, or do you think that the government has got sufficient majority to pass the bill in the Parliament? We will not pass any other bill. I think we will reiterate our stand before President Obama. Yes, sir. Yes, ma'am. Ma'am, I'm Stacey Yu from Hong Kong Phoenix TV, and sorry, I don't understand Hindi quite well, but I only catch some specific words because you mentioned about one India policy, and we see that Xi Jinping is coming. So can you tell more about the concept about one India and how India is going to raise this when Xi Jinping comes? When they raise with us the issue of Tibet and Taiwan, we appreciate their sensitivities. So we also want that they should understand and appreciate our sensitivities regarding Arunachal. Yes. Please stand up. I'm Rima Sharma from DUI 365 News Channel from Assam. My question is that you've been to Dhaka, and it was a great opportunity to talk about the illegal migration. And we are expected you will talk about these things, but you are not. What is the region? And next, my next question is... One question. That's it. Fake currency from the Bangladesh is very much supplied to the through Northeast to the entire country. Not the question of fake currency, but the issue of illegal immigration was discussed, certainly discussed with the Prime Minister Sheikh Hasina. Yes, sir. Yes. Please answer. सुषमा जी, शंकर अनिमेश हूँ फोकस न्यूज से। आपने शुरुआत में कहा कि किस तरह से शपथ ग्रहण के दौरान सारे राष्ट्राध्यक्षों को आपने बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान के प्रति जो पूरी सरकार की नीति है, मुझे लगता है उसमें बड़ा फ्लॉ है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान आप लोग कहती थी कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होना चाहिए, उसके बाद फिर आप लोगों ने बातचीत शुरू की, फिर बीच में बंद कर दिया। तो क्या अभी फलों का मौसम तो नहीं है? प्रधानमंत्री ले जाएंगे कुछ सेब वगैरह वाशिंगटन? पहली बात, कोई फ्लॉ नहीं है। सरकार की नीति चुनाव के बाद शुरू हुई है, और सरकार की नीति पहले दिन से ये शुरू हुई कि जब हमने सार्क के लोगों को बुलाया तो उसमें पाकिस्तान को भी न्योता दिया, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए और बहुत अच्छी और खुली बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि आप वाघा अटारी बॉर्डर पर व्यापार शुरू करिए, क्योंकि उसका एग्रीमेंट पहले हो चुका था, वो अभी तक शुरू नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने चाहा कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल डायलॉग शुरू होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा बिल्कुल शुरू होगा, हमारी फॉरेन सेक्रेटरी आपके फॉरेन सेक्रेटरी से बात करेंगी। उनके वादे के मुताबिक हमारी फॉरेन सेक्रेटरी ने उनके फॉरेन सेक्रेटरी से बात की, तिथि तय हुई, स्थान तय हुआ, और स्थान भी इस्लामाबाद का तय हुआ। तिथि 25 अगस्त की तय हुई, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं मालूम कि उनके हाई कमिश्नर को क्या जरूरत पड़ी थी कि उन्होंने अलगाववादियों से बुला के बात की, खुद न्योता दिया उनको बुलाने के लिए। क्यों उन्होंने डीरेल किया, क्या उन्होंने अचीव किया, हमें मालूम नहीं, लेकिन बिल्कुल कोई फ्लॉ नहीं है। हमने बिल्कुल साफ उन्हें कहा उस दिन भी कि अगर आप इनसे बात करेंगे तो हम टॉक्स कॉल ऑफ करेंगे, अगर आप इनसे बात नहीं करेंगे तो टॉक्स जारी रहेंगी। उन्होंने बात की, इसलिए ये बात बंद हो गई। तो इसमें फ्लॉ कहाँ है? ये एक्सपेक्ट करना पाकिस्तान से कि वो हमारे अंदरूनी मामलों में दखल न दें, कोई गलत बात नहीं है, बहुत सही बात है, लेकिन उसके बाद भी वो आगे बढ़े, तो इसलिए बातचीत बंद हुई। गुड इवनिंग मैम, मैं मनीष झा हूँ इंडिया टीवी से। जी।
मैम आपने खुद ही कहा कि एक के बाद एक 5 सेक्रेटरी अमेरिका से यहाँ पर आए जी। अमूमन पहले देखने को मिलता था कि जैसे ही सरकार बनती थी लोग यहाँ से अमेरिका जाते थे, तो आप क्या मानते हैं क्या कारण है? आपकी सरकार की स्ट्रेंथ और पावर बढ़ी है या फिर अमेरिका भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देख रहा है और इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहा है? देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और पहली बार 30 वर्षों के बाद एक बहुमत वाली सरकार आई है, ये अपने आप में खासतौर पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए अचंभा भी है, आश्चर्य भी है और उनके लिए प्रसन्नता का माध्यम भी है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रांग गवर्नमेंट है, तो उन लोगों को लगता है कि बहुत संभावनाएं हैं भारत में और इतना बड़ा एम्बिशियस एजेंडा इन्होंने रोल आउट किया है, तो हमें जाकर के मिलना चाहिए और इसीलिए वो लोग आए। और तीसरी एक और बात है कि विश्व में प्रधानमंत्री की छवि एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रही है। आपने चाहे उनका ब्रिक्स में देखा, चाहे जापान में देखा, अब भूटान में जाकर उन्होंने वहां की पार्लियामेंट को एड्रेस किया, नेपाल में जाकर उनकी संविधान सभा में उनका भाषण कराया गया। तो वो जो एक छवि उभर रही है उसके कारण भी लोग आने को उत्सुक हैं। और मैं ये 3 महीने के आधार पर कह सकती हूँ कि रातों रात भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ी है। लोग आने के लिए उत्सुक भी हैं और उत्साहित भी हैं। और 3 महीने में जितनी यात्राओं का विवरण मैंने आपको दिया उससे आपको ये पता चलेगा कि जो बात मैं कह रही हूँ वो सही है कि लोग उत्सुक भी हैं और उत्साहित भी हैं। स्मिता। सुषमा जी, स्मिता शर्मा, IBN7 CNN IBN से। प्रधानमंत्री ने लद्दाख में कहा था कि पाकिस्तान अपने कन्वेंशनल वॉरफेयर हार चुका है स्ट्रैटेजी को, इसीलिए बार बार छद्म युद्ध कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। तो ये प्रॉक्सी वॉर क्या वहाँ की सरकार कर रही है, वहाँ की सेना और एस्टैब्लिशमेंट कर रही है? और अगर सेना एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, क्या आपको लगता है भारत को अपने स्टैंड को रिवाइज करने की जरूरत है कि वहाँ की डेमोक्रेसी को मजबूत करना नई दिल्ली का काम नहीं, बातचीत उस आर्मी, उस ISI से किया जाए जो सही में पर्दे के पीछे से वहाँ की विदेश नीति को डिसाइड करते हैं? कि सरकारें बात केवल चुनी हुई सरकारों से करती हैं, वो आर्मी या संगठनों से नहीं करती। इसलिए जब भी बातचीत होगी भारत सरकार की पाकिस्तान की सरकार से होगी, आर्मी और ISI से नहीं होगी। Yes, please. Can you stand up? I'm Iwata, Sankei newspaper. Mr. Modi mentioned expansionism twice recently, at least. How do you think of that? He never referred to a country, a specific country. It's media's own guess that they tied it up with a country. He never referred to any country. Rather, he spoke regarding 18th century expansionism. He specifically spoke about 18th century. Yes, please. My name is Abhilash Khandekar. I am right in front of you. Yes, Abhilash. You have been LOP for 5 years and you have raised many issues regarding Pakistan during the 5 years. How do you see the normalization of relation in Pakistan in near future, considering the troubles in Pakistan? And do you really think that there are certain measures which Government of India can take to normalize things across the border, despite all the efforts that have been done in the last 3 months? Abhilash, the government had already taken an initiative, and which was very bold and unique, inviting all the SAARC leaders, including the Prime Minister of Pakistan. And as I told earlier, that the Prime Minister Modi, he told Prime Minister Sharif that you start trade on the Wagah-Atari border. That was another initiative. Then resumption of dialogue at the Foreign Secretary level was third initiative. Who derailed this initiative? It's Pakistan. Yes, ma'am. सुषमा जी, स्मिता मिश्रा ऑन यू फ्रंट। बोलिए। सुषमा जी, मेरा जो सवाल है वो प्रधानमंत्री के जापान और नेपाल दौरों पर फोकस है। इन दोनों दौरों में हमें देखने को मिला कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बातें की जो दोनों देशों की जनता को पसंद आएगी। कल्चरल टाइज की बात, स्पिरिचुअलिज्म की बात, गर्मजोशी बहुत दिखाई दी, बहुत घूमना फिरना हुआ। लेकिन ये टिप्पणी की जा रही है उसके बाद एक्सपर्ट्स की तरफ से कि जो ठोस, जो सब्सटैंशियल गेम्स होने चाहिए दौरे के एक मजबूत नेता के जाने पर, जैसे जापान में जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उस पर बात नहीं बनी, नेपाल में पावर को लेकर, ऑयल पाइपलाइन को लेकर कुछ ठोस होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो इज इट जस्ट अ लॉट ऑफ गुड जेस्चर्स और शैल वी एक्सपेक्ट समथिंग मोर? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत ठोस बातें हुई। जैसे नेपाल में उन्होंने कहा था PTA और PDA 45 दिन में हो जाएगा, तो PTA 45 दिन में हो गया, इनिशियल कर दिए गए हैं, और PDA बहुत जल्दी कंक्लूड हो जाएगा। ये दोनों बहुत ठोस चीजें हैं। जहाँ तक जापान का सवाल है, ठीक है, सिविल न्यूक्लियर नहीं हो पाया, बहुत से एग्रीमेंट्स में कुछ समय लगता है, लेकिन
6 एंटिटीज को उन्होंने फॉरेन एंड यूजर्स लिस्ट से निकाल दिया। ये अपने आप में बहुत ठोस बात हुई है। और इसके अलावा अभी तक भारत ने बिलियन और मिलियन सुना था, पहली बार ट्रिलियन सुना है। इतना बड़ा आर्थिक सहयोग जो जापान से हुआ वो बहुत ठोस प्रमाण है। Maria? Yes, sir. Good afternoon. My question is regarding the Italian Marines. I'm Maria Grazia Cogiola from the Italian news agency ANSA. Today, the Supreme Court asked to the center an opinion about the possibility to send one of the Marine in Italy for health reason. I know that the matter is sub judice, but Italy recently is asking for a dialogue, a diplomatic dialogue about the issue. And I would like to ask, what do you think about this possibility? Thank you. As regards Marines' application in the Supreme Court, we are not opposing that application on humanitarian grounds. If the court decides to give him this bail and they allow him to go to Italy, we will not oppose that. As regards diplomatic dialogue, because the case is already in the court, so it cannot be settled by diplomatic dialogue. You have to go through the judicial process. Yes. मैं बालकृष्ण हूँ आज तक से। जी। पाकिस्तान से बातचीत के बारे में आपने कहा कि बातचीत रद्द हो गई, हम लोगों की तरफ से हमने रद्द कर दी। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब आया कि हुर्रियत के नेताओं से बातचीत करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या बातचीत दोबारा तभी शुरू होगी कि ये शर्त होगी भारत की तरफ से कि पाकिस्तान हुर्रियत के नेताओं से बातचीत नहीं करे? देखिए, डिप्लोमेसी में कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगता। देयर इज नो फुल स्टॉप इन डिप्लोमेसी, इट्स ऑलवेज कॉमा और सेमीकोलन। तो इसीलिए हमेशा उस सब के बाद आदमी आगे बढ़ता है। डिप्लोमेटिक जर्नी में फुल स्टॉप्स कभी नहीं आते। Mr. Venkat Narayan? Yeah, Madam Minister, you're going to the US and the Prime Minister is going to address the UNGA and meeting the President of the United States. For the last 20 years, we've been trying to become a permanent member on the Security Council, but we haven't gotten anywhere. Now that we have a strong government, as you put it, do you have any particular ideas in your mind how to push forward, and what are the chances of our getting a permanent seat on the Security Council? Thanks. The efforts are on. We will be meeting, the G4 countries will be meeting. As you know that there is a G4 group, Germany, Japan, Brazil and India. So we will be meeting on the sidelines of UN, and next year, 2015, is the 70th anniversary of United Nations. So we would like to see that in 2015, the United Nations Security Council gets expanded and India becomes a permanent member. Shobha? मेरा सवाल फिजी आइलैंड्स पे है। फिजी आइलैंड्स में इलेक्शंस होने वाले हैं 17 तारीख को। इंडिया वाज टू बी वन ऑफ द को-लीडर्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ग्रुप। अब तक भारत सरकार ने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ग्रुप, तो क्या सरकार इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भेजेगी फिजी में? जी बिल्कुल भेजेगी। हमने पैनल भी तैयार कर लिया है और 4 लोग यहाँ से जा रहे हैं। यस सर। मैडम, मैं श्रीकांत भाटिया हूँ। मैडम, आप अभी खाड़ी के देशों से लौटे हैं। पिछले कुछ माह में जो खाड़ी में हमारे कामगार काम करते हैं, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रही हैं। आपने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी की। जो उनका नियोक्ता यहाँ से उनको भेजता है, तो उस समय जो उनके साथ एग्रीमेंट करता है, क्या उसमें सरकारी हस्तक्षेप या उनके ऊपर कोई नियंत्रण की ऐसी बात है कि उनको वहाँ पे काम करने में और काम करने के पश्चात अगर कोई ऐसी समस्या आती है कि उनको उस देश से निकाला जाता है या किसी कारण उससे निकलना पड़ता है, कुछ कठोर नियम बनाने की जरूरत है उन नियोक्ताओं के खिलाफ जो उनको वहाँ भेजते हैं? और क्या ऐसी एजेंसी जो काम कर रही है हिंदुस्तान में, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है जो ओवरसीज मार्केट में स्टाफ को सप्लाई करते हैं? जी बिल्कुल, लगाम लगाने की भी जरूरत है, कठोर नियम बनाने की भी जरूरत है। और जो 1983 का कानून है वो इसमें सक्षम नहीं है, और इसीलिए हम लोग उस कानून को अमेंड करके बिल्कुल नया कानून ला रहे हैं। केवल उसमें संशोधन नहीं कर रहे, बिल्कुल एक नया कानून ला रहे हैं। बिल तैयार है, कोशिश मेरी होगी कि अगले सत्र में ही मैं उस कानून को ले आऊं। कल्याणी? There is a lot of hype about Mr. Modi's visit to America. What are your expectations from the visit, and what is going to be on the agenda on the bilateral talks with Obama? And the third one, I know he's saying no, third question. The third one is about there have been some kind of soaring of relationship
after the Devyani Khobragade case, all that. So do you expect the differences to narrow down during this visit? Thank you. Your first question I'll answer because Akbar gave me the liberty to choose one of them. Even if you ask 3 questions, I have to choose one of them. Your first question covers all the things. Yes, we will try to realize the full potential between the 2 countries. That means we'll talk about infrastructure, we'll talk about manufacturing, we'll talk about defense cooperation, we'll talk about security cooperation, or the wide range of issues we will talk with Obama. Krishna Prasad. Sir. Yeah. From the Tribune. Ma'am, this again pertains to the US visit. You've just listed a few of things that are top of the agenda. One of the long pending things has been the visa issue. And very recently, President Obama decided not to press for the immigration laws change and wait on to it. Do you see this as a window of opportunity because many of Indian IT companies seem to be stuck with these visa problems? I raised this issue with Secretary Kerry also, and we will raise this issue with President Obama also. This is an issue which tops our agenda. Yes, sir. Stephen from Raj TV, South. A few months back, Jesuit priest Alexis Prem Kumar had been kidnapped by Afghan militant. And initially the government has shown lots of interest in rescuing him. But these days there was not much news about him. And what was the last action taken by India? See, efforts are on. We are trying our best to get him released. And I can tell you that he is alive, he is safe, and we are trying our best to get him released. Sheila? I'm Sheila Bhatt from Rediff.com and Endeavour. Ma'am, Prime Minister is visiting America now. A lot of things are talked about it. And you are also saying that your government is very strong and sensitive also at the same time, and certain things that you have said. But still, as a journalist who have reported UPA also, can you again answer please that what will be the fundamental difference in the Indian government under Narendra Modi and under your leadership, a different approach to Indo-US relation than compared to UPA? This time a strong government will be talking to Obama. Victor? That will make all the difference. Yes. Victor Mallet, Financial Times, over here. Yes, please. How does India see the possible independence of Scotland and the breakup of the United Kingdom? Breakup of United Kingdom? The possible breakup of the United Kingdom. I don't think any possibility of that. God forbid it shouldn't happen. If Scotland votes for independence, that is a possibility. It's for Scotland to decide. I have nothing to say on this. Please. Last 2 questions. Yes, ma'am. मैम मैं विनीता हूँ पाइनियर से दिस साइड मैम दिस साइड यहाँ हाँ बोलिए यस 26/11 के ट्रायल्स को लेके जो पाकिस्तान में चल रहा है हिंदुस्तान को कुछ डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि इस पे तारीख पड़ रही है जी। जब पाकिस्तान से बात करें तो वो कह रहे हैं कि आप समझौता एक्सप्रेस के कुछ हमें डिटेल्स नहीं देते, तो क्या ये पिंग पोंग बन के रह जाएगा या कैन वी सी सम मूवमेंट फॉरवर्ड नाउ? दोनों बिल्कुल केसेस अलग हैं और जहाँ तक मुंबई टेरर अटैक का सवाल है, हमने बार बार उनसे कहा है कि 26/11 में कुछ प्रगति दिखाइए, लेकिन कोई प्रगति हो नहीं रही है। पहले 9 अब तो 11 एडजमेंट हो चुकी हैं और जो आप कह रही हैं कि वी आर डिसअपॉइंटेड, यस वी आर डिसअपॉइंटेड। लास्ट क्वेश्चन संतोष ठाकुर, स्टैंड अप प्लीज। मैं संतोष ठाकुर हूँ, दैनिक भास्कर से। हाँ बोलो। मैम आपने बोला कि लोकेस्ट की जगह हम एक्ट ईस्ट की बात करते हैं, लेकिन किसी भी इस देश के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, चाहे वियतनाम हो चाहे फिलीपींस हो, तो उनके साथ किस तरह से हमारा संबंध बढ़ेगा और क्या सिस्टर सिटी इन देशों के किसी शहर के साथ हमारा भी कुछ ऐसा कार्यक्रम है कि सिस्टर सिटी की तरफ हम बढ़ें? आपने सही कहा, कनेक्टिविटी में बहुत डिस्पैरिटी है, बहुत असमानता है और आसियान में हमने सबसे ज्यादा बल इसी बात पर दिया था कि जहां अब जैसे सिंगापुर से बहुत ज्यादा फ्लाइट्स हैं लेकिन वियतनाम में नहीं है, हनोई से कोई भी नहीं है, तो हम लोगों ने तय किया है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां से कनेक्टिविटी नहीं है, कम से कम एक फ्लाइट तो तुरंत शुरू की जाए और उसके बाद उसको बढ़ाया जाए। और कनेक्टिविटी बेसिक प्रिंसिपल है
और इसीलिए हम लोग भी इसके बारे में चिंतित हैं, लेकिन देशवार कंट्री वाइज हम लोग तय कर रहे हैं कि कैसे इस कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। Thank you very much. With that, we come to the end of this interaction. The External Affairs Minister has answered more than 50 questions today. Thank you very much, ladies and gentlemen, for being here.